Hello everyone, welcome you Arts Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के साथ साथ जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स के ऊपर। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो इसमें डिस्कस किया था वो पढ़ा था किसके बारे में, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा कि शॉक थेरेपी क्या एक तरह का मॉडल था, किसने अडॉप्ट किया, मेन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसको अडॉप्ट किया था। इसके साथ साथ मेन इसमें क्या किया था, मेन ट्रांजिशन की गई किससे, जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी उसमें सोशलिस्ट जो इकोनॉमी थी उसको ख़त्म करके इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, कैपिटलिज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इसको हमने शॉक थेरेपी इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले शॉक दिया कि एकदम से इन्होंने चेंज किया और चेंज करने के बाद फिर इनको थेरेपी देना शुरू किया। दैट मीन्स दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड अदर टाइप ऑफ लोन फैसिलिटीज उन्होंने देना शुरू कर दी। बट आज की क्लास में हम देखेंगे चेंजेस ऑफ शॉक थेरेपी, मतलब कि कौन कौन से चेंजेस किए इन्होंने। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या किया, जो कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, जो सोशलिज्म वाली कंट्री थी वहाँ पे सोशलिज्म वाली कंट्रीज़ को क्या किया, इनको ख़त्म किया, उनकी इकोनॉमी सिस्टम को ख़त्म किया और इसकी जगह लाए कैपिटलिज्म लेकर आए। और इसको लाने वाले दो मेन थे, एक तो आईएमएफ एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक हो गया। बट आज का जो इसकी टॉपिक का जो सब टॉपिक है वो क्या है, चेंजेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के अंदर कौन कौन से चेंजेस किए गए। तो इसका सबसे फर्स्ट चेंज क्या निकल के आता है, टोटल शिफ्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस भी कंट्रीज के अंदर, मतलब कि मोस्टली रशिया, मैंने आपको बताया था, इसके साथ साथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो किसके फेवर में थी, मेन यूएसएसआर के फेवर में थी या सोवियत यूनियन के फेवर में थी। एंड द नेक्स्ट इज सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज थी, इन सभी कंट्रीज को टोटली शिफ्ट किया गया। किस में किया, कौन सी इकोनॉमी में शिफ्ट किया गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट किया गया। और मेन किससे किया गया, सोशलिज्म से किया गया। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिख देते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और यहाँ पे लिख देते हैं आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब क्या होता है, जहाँ पे भी किसी भी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट या सोशलिज्म होगा वहाँ पे मोस्टली जितने भी सेक्टर्स होंगे, सेक्टर्स मतलब कि जितने भी एरिया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इसके साथ इंडस्ट्रीज, इसके साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सभी पे कंट्रोल किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। बट अगर किसी कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, एक इंडिविजुअल का होगा। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, बट मोस्टली लोगों के हाथ में रहेगा या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में रहेंगी चीज़ें। तो ये एक मेजर डिफरेंस माना जाता है किसके अंदर, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के अंदर। तो अब क्या किया गया, शॉक थेरेपी के अंदर सबसे मेन यहाँ पे फोकस किया गया कि जितनी भी ये कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रशिया, ईस्ट यूरोप और इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया। तो इन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको क्या था, सोशलिज्म से किस में कन्वर्ट कर देना, किस में शिफ्ट कर देना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट कर देना। तो ये सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिलता है किसमें, शॉक थेरेपी के अंदर। सेकंड, इसमें क्या किया गया, प्राइवेट ऑनरशिप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइवेट ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो प्राइवेट ऑनरशिप मतलब होता है कि जहाँ पर पहले चीज़ें रशिया के अंदर, जहाँ पे पहले चीज़ें रशिया या ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ की बात कर लें या फिर सेंट्रल एशिया की बात कर लें, जहाँ पहले ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स पे कंट्रोल होता था गवर्नमेंट का, अब इन्होंने उसको ख़त्म किया और उसकी जगह कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा किसका कंट्रोल होगा,
प्राइवेट ऑनरशिप होंगी। प्राइवेट ऑनरशिप मतलब प्राइवेटली लोगों के हाथों में चीज़ें दी जाएंगी। फॉर द एग्जांपल अगर इंडस्ट्री होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल के पास हो सकती है। इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल पर्सन या वन पर्सन, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं, उनके हाथों में हो सकता है। तो ये इन्होंने सेकंड चेंज किया। क्या चेंज किया? प्राइवेट ऑनरशिप दिया। मतलब कि पहले के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। उन्होंने उस कंट्रोल को, उस ऑनरशिप को ख़त्म किया, उसकी जगह इंडिविजुअल या फिर मेन ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें देनी इन्होंने शुरू कर दी। अब यही प्राइवेट ऑनरशिप में क्या होता है? प्राइवेट ऑनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंडिविजुअल के हाथ में या ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती हैं, बजाय गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में होता है। थर्ड चेंज इसमें क्या हुआ? शॉक थेरेपी में प्राइवेटाइजेशन इन एसेट, स्टेट एसेट। अब एक चीज़ यहाँ पे इसमें समझने की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मैंने फिर से वही, प्राइवेटली लोगों के पास में क्या आना? चीज़ें आना। स्टेट एसेट, ध्यान से समझिएगा, एसेट क्या होती हैं? एसेट वो चीज़ें होती हैं, अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा लगाते हैं, वो हमें क्या देती हैं? प्रॉफिट देती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसेट कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्या ले ली, एक लैंड को खरीद कर लिया, लैंड को बाय कर लिया 4 लाख, या फिर मान लीजिए 40 लाख में इसको मैंने एक लैंड को बाय किया। लाइक सपोज करते हैं ये एक लैंड है, इसको मैंने 40 लाख में क्या किया? परचेज किया। अब कुछ टाइम बाद, जैसे आफ्टर 5 ईयर्स, की क्या ये 40 लाख का ही होगा? नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली 50 का हो जाएगा या 45 का होगा। तो दिस इज कॉल्ड एसेट। तो ये लैंड मेरे लिए क्या बन गया? एसेट बन गया। फॉर द एग्जाम्पल, लाइक सपोज करो यही 40 लाख की मैंने कोई मर्सिडीज ले ली थी, या फिर मैंने एक BMW कार ले ली होती, तो मैं इनसे क्या करता? अब ये अगर आफ्टर 5 ईयर्स की बात करूँ तो इसका 40 लाख ही प्राइस रहेगा? नहीं, इसका 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेरे को प्रॉफिट नहीं करके दे रही है, बल्कि ये मेरे को क्या कर रही है? लॉस करके दे रही है। और इसके साथ साथ हर मंथ इसके लिए मेरे को पेट्रोल का खर्चा, कई सारे खर्चे इसको लगाने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए एसेट नहीं, बल्कि क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। होपफुली क्लियर हुआ होगा। तो स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंट्री के जितने भी एसेट होते हैं, एसेट मतलब कि जिससे कंट्री को क्या होता है? फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं। फॉर द एग्जांपल, लाइक अगर हम बात करें तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर मेन पावर हो गया। तो इन सभी से, और टैक्स, और इसके साथ साथ, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है? स्टेट को पैसे मिलते हैं, ट्रेड से भी। तो अब इन्होंने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर कंट्रोल किसका होने लगा? प्राइवेटली, दैट मीन्स सिंगल, एक इंडिविजुअल का होने लगा, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल होने लगा। तो स्टेट के जितने भी एसेट थे जिससे स्टेट को पैसा मिलता था, उन्होंने वो सारी चीज़ें क्या कर दी? किसके हाथों में दे दी? लोगों के हाथों में दे दी। तो ये चीज़ इन्होंने थर्ड चेंज किया शॉक थेरेपी के अंदर, कि स्टेट के जितने भी एसेट थे, फॉर द एग्जांपल उनके जितने भी ऑयल के रिसोर्सेज थे, या फिर मेन ट्रांसपोर्टेशन था, और जिससे स्टेट को या कंट्री को पैसे मिलते थे, तो अब उन्होंने फॉर द एग्जांपल्स लाइक कोल की माइनिंग हो गई, ठीक है, तो इस तरह की या कोई अदर रिसोर्सेज की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी माइनिंग हो गई, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट से लेकर किसके हाथों में दे दिया? प्राइवेटली लोगों के हाथों में देना शुरू कर दिया, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को देना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट, या स्टेट के जितने भी एसेट्स थे उन सभी पर अब एक सिंगल पर्सन का या एक ग्रुप ऑफ पर्सन का ऑनरशिप होने लगी, बजाय उनको किसके हाथों से ले लिया गया? गवर्नमेंट के हाथों से। क्योंकि सोशलिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, मतलब सोशलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का होता है। और कैपिटलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का किसका कंट्रोल होता है? इंडिविजुअल्स का, सिंगल पर्सन का होता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज क्या आया? नेक्स्ट चेंज आया कलेक्टिव फार्मिंग वर टू बी रिप्लेस बाय द प्राइवेट फार्मिंग।
कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग की बात करें तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, इसमें फार्मिंग तो कर रहे हैं, फार्मिंग मतलब हम मेन क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो तो कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। एक जैसे बड़ी सी यूनिट होती है, एक बड़ा सा लैंड होता है, इस पे कई सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसको हमने कौन सी फार्मिंग कहा, कलेक्टिव फार्मिंग का, जिसके अंदर क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर मेन कई सारे लोग मिलकर जॉइंट होकर एक साथ होकर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और वो किसकी सुपरविजन में करते हैं, गवर्नमेंट की। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बड़े से लैंड पर कई सारे लोगों के साथ मिलकर क्या करती है, फार्मिंग कराती है। तो ये कौन सी फार्मिंग होगी, कलेक्टिव फार्मिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्ट होके कई सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और उसको देखता कौन है, उसको देखता है भाई गवर्नमेंट देखता है। गवर्नमेंट कहती है ये बड़ा सा लैंड है, यहाँ पे कई सारे लोग मिलकर क्या करने लग जाओ, फार्मिंग करने लग जाओ। तो ऐसे ही कहाँ पे होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसे ही होता था कि मेन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल, मैंने आपको बताया कि जितने भी जैसे लैंड है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट खुद थोड़ा जाएगी कि भाई मैं एग्रीकल्चर करती हूँ, नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी भाई ये बड़ा सा लैंड है, इसमें कई सारे लोग मिलकर क्या करो, फार्मिंग करनी शुरू कर दो। तो इस तरह की फार्मिंग को क्या कहते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। और इसको सुपरवाइज, इसको देख रहा है कौन, देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है। अब इन्होंने कहा कि अब जब कैपिटलिज्म आएगा तो इन्होंने इस चीज़ को तो बिल्कुल ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो कलेक्टिव फार्मिंग थी, कलेक्टिव फार्मिंग की जगह उसको बदल कर क्या कर दिया इन्होंने, प्राइवेट फार्मिंग कर दिया। प्राइवेट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो प्राइवेट फार्मिंग क्या होती है, प्राइवेट फार्मिंग होती है मतलब अब इसी ज़मीन पे एक सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। कलेक्टिव में कई सारे लोग मिलकर फार्मिंग कर रहे हैं, और प्राइवेट फार्मिंग में मेन एक पर्सन की अपनी खुद की ज़मीन होगी और फिर वो क्या करेगा, फार्मिंग करेगा। तो ये चीज़ इन्होंने चेंजेस किया, वो भी किसमें, शॉक थेरेपी में। तो ये सारे के सारे चेंजेस हो रहे थे किसके, शॉक थेरेपी की वजह से। नेक्स्ट कहता है कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये है, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में अब इन्होंने क्या किया, कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी, मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें ज़्यादा पैसा लगा, ज़्यादा सीड्स पे पैसा, इसके साथ मशीन पे पैसे लगाए गए, इंसेक्टिसाइड्स पे पैसे लगाए, पेस्टिसाइड्स पे पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो ये क्या कहलाया, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल मान लो ये लैंड है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो रही है बट कैपिटलिज्म हो रहा है। कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर मतलब अब इसमें क्या किया, मॉडर्न इनपुट्स लेके आएंगे, मॉडर्न मॉडर्न इनपुट जैसे कि मशीनरी हो गई, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हो गए, और इसके साथ साथ मेन आपके और क्या हो गए, मेन इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। इसके साथ HYV सीड्स को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह के इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। तो ये क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में पैसा लगाया जा रहा ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा किया जा सके। तो ये यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव किया। और मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म में मोस्टली जो चीज़ें एग्रीकल्चर करने वाले सिंगल ही लोग होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अगला कहता है शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें, मेन इंजन ऑफ चेंज मतलब शॉक थेरेपी में सबसे मेन चीज़ इन्होंने क्या चेंज करना चाहते थे। सबसे फर्स्ट इन्होंने एक तो जो फोकस किया वो किसको किया, फ्री ट्रेड पे फोकस किया। फ्री ट्रेड क्या होता है भाई, फ्री ट्रेड मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटी इन विच देयर आर नो लिमिट्स और टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब फ्री ट्रेड मतलब सबसे पहले समझते हैं ट्रेड मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक जगह से दूसरे जगह में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज वो भी किसका कर रहे हैं, एक तो गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ से एक जगह की गुड्स दूसरी जगह जा रही है या फिर एक जगह की सर्विस दूसरी जगह जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड क्या, इसको हम कह सकते हैं ट्रेड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जितनी भी
यहाँ पे जैसे रशिया हो गया, ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ हो गई या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई, तो अब इनके साथ क्या किया, फ्री ट्रेड किया। फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब यहाँ की चीज़ें यहाँ जा रही हैं और यहाँ की चीज़ें यहाँ जा रही हैं विदाउट एनी लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है। फ्री मतलब बिना दिक्कत के भाई कर लो, कि जितना व्यापार करना है, जितना ट्रेड करना है कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेन यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस नहीं लगेंगे, टैक्सेस या फिर लगेंगे भी तो बहुत कम लगेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड किया। फ्री ट्रेड मतलब ट्रेड तो हो रहा है, ट्रेड बिना लिमिट के हो रहा है, जितना मर्जी उतना मर्जी आप कर सकते हो ट्रेड। और उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं वो भी इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह अब इजीली सामान को ले भी सकते हैं और उसको भेज भी सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने शुरू की। ये एक मेन इंजन माना जाता है किस चीज़ का, मेन शॉक थेरेपी का। तो शॉक थेरेपी में जो चेंजेस हो रहे थे उसमें सबसे मेन इंजन माना जाता है, शॉक थेरेपी में सबसे मेन चीज़ मानी जाती है क्या, इन्होंने किया फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब कि अब ये क्या कर सकते हैं, अपने देश का सामान दूसरे देश में भेज सकते हैं और दूसरे का अपने देश में ला सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस। नेक्स्ट इसमें क्या चेंज में सबसे मेन चीज थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से समझना इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट होती है, मान लीजिए सपोज करते हैं मैंने क्या किया, मैंने एक, जैसे सपोज करते हैं ये एक है लैंड, ज़मीन है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने इसमें क्या किया, पैसों को इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया 40 लाख लगा दिया, वही पुराना वाला एग्जांपल। अब इससे मुझे क्या मिल रहा है, कुछ टाइम बाद ये 50 का लाख का हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरी कहलाएगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि जब भी मैं क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ, चीज़ों को खरीदता हूँ, किसको खरीदता हूँ, एसेट को, तो वो क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। फॉर द एग्जांपल मेरे पास मनी है और मनी से मैंने क्या किया, एक चीज़ को मतलब कि मैंने क्या किए, बाय किए, बाय एसेट, तो ये क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब भी मैं अपने पैसे से किसी चीज़ को खरीद रहा हूँ, कौन सी चीज़ों को खरीद रहा हूँ, एसेट को खरीद रहा हूँ। एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब एसेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, फॉर द एग्जांपल आ जाते हैं जैसे कि लैंड, इसके साथ आ जाता था बिल्डिंग, ठीक, इसके साथ साथ मान लीजिए मैंने कोई कंपनी खरीद ली या फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब क्या होगा, कोई कंपनी है तो मेरे को आगे बिजनेस करके देगी, तो मेरे को पैसा बना के देगी, तो मैं इससे प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ मैं लैंड को मैंने खरीदा तो मेरे को आगे जाके पैसा कमा के देगा। इसके साथ बिल्डिंग्स को खरीदा तो मैं रेंट पे चढ़ा के इससे पैसे जनरेट कर सकता हूँ, या फिर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया तो जाके मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। तो जब भी मैं इन सारी चीज़ों को खरीदूंगा तो ये क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इन्वेस्टमेंट मतलब आप होपफुली समझ में आया होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, बाय करना या परचेज करना, और वो भी किसको परचेज करना, एसेट को परचेज करना। मान लीजिए आपकी फैमिली या मेरी फैमिली में से किसी ने क्या किया, एक लैंड को खरीद लिया, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट मेन कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कोई फ़ोन खरीदा, फ़ोन मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो मेरे लिए लायबिलिटी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें मेरे को हर बार क्या करना पड़ेगा, हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा, और मेरे को कोई वो प्रॉफिट भी नहीं करके दे रहा, ना भी वो पैसे कमा के दे रहा। अगर मैं उससे क्या कर रहा हूँ, अगर उसी फ़ोन से मैं वीडियोस बना रहा हूँ या फिर मैं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस फ़ोन से मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट में यही चीज़ होती है, एक मैंने आपको अभी समझाया, एक तो एसेट और दूसरी लायबिलिटी। तो एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉफिट करके देती हैं, पैसा कमा के देती हैं, और लायबिलिटीज़ आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि वो लॉस करके जाती है। तो जब भी हम अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं एसेट को खरीदने के लिए, वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुई, इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, और लेकिन वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है कि मान लीजिए सपोज करते हैं ये है यूएसए, ठीक है, तो यूएसए का एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, यूएसए के पर्सन ने क्या किया, रशिया में एक लैंड को खरीद लिया।
या फिर एक बिल्डिंग को खरीद ली, या फिर वहाँ की कोई एक कंपनी को खरीद लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई इन्वेस्टमेंट। बट ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाला जो पर्सन है वो उस रशिया का नहीं है, बल्कि वो कहाँ है, दूसरी कंट्री का है। तो वो क्या है, एक तरह का फॉरेनर है, विदेशी है। तो जब कोई दूसरी कंट्री का पर्सन दूसरी किसी और अनदर कंट्री में किसी एसेट को खरीदता है तो उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, मान लीजिए मैंने क्या किया, एप्पल के शेयर खरीद लिए, जाके गूगल के शेयर खरीद लिए, तो मेरा जो यहाँ का पैसा है वो कहाँ जाएगा, यूएस में जाएगा, यूएस की कंपनीज में लगेगा। तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट तो है, बट वो इन्वेस्टमेंट कौन सी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं उस कंट्री का पर्सन नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बाहर से यूएसए से आके कोई कंट्री मतलब कोई कंपनी यहाँ पर आके लैंड को खरीद लेती है या फिर बिल्डिंग को खरीद लेती है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। और यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा रखी गई किसमें, शॉक थेरेपी के अंदर। तो शॉक थेरेपी के अंदर अगर हम चेंजेस की बात करें तो सबसे मेन चेंज किए गए या मेन इसमें फोकस किया गया, एक तो फ्री ट्रेड पे। फ्री ट्रेड मतलब कि विदाउट एनी लिमिटेशन क्या करना, ट्रेड करना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी हटा देना। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अब बाहर से कंपनीज या फिर लोग आके क्या कर सकते थे, रशिया के अंदर चीज़ों को खरीद सकते थे, बिल्डिंग्स को खरीद सकते थे। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी क्या कर रही, शुरू कर दी। अगला कहता है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशंस मतलब क्या, कि जो पुराना सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, सोशलिस्ट, उसको इन्होंने मानने से मना कर दिया है। और इसके साथ साथ ये जो पुराना सिस्टम था सोशलिस्ट वाला, उसको क्या किया, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उसको हटा दिया, और उसकी जगह कौन सा सिस्टम ला दिया, कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म सिस्टम लाना इन्होंने शुरू किया। तो डीरेगुलेशन मतलब यही, एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर्स, कि अब इन्होंने क्या किया, मेन गवर्नमेंट के कंट्रोल को भी मानना और या फिर उसके कंट्रोल को हटा दिया, और उसकी जगह क्या लाए, उसकी जगह लाए भाई एक इंडिविजुअल का कंट्रोल लेकर। क्योंकि सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे किसका कंट्रोल होता है, मेन गवर्नमेंट का होता है। उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया और उसकी जगह क्या लाए, कैपिटलिज्म लेके आए। नेक्स्ट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। अब करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, अब करेंसी को कन्वर्ट कराना, सिंपल है। जो हमारी करेंसी होती है उसको हम कन्वर्ट कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहलाता है। फॉर द एग्जांपल, अब क्या हो सकता था, जैसे रशिया, इसके साथ साथ मेन जो ईस्ट यूरोप की कंट्री या सेंट्रल एशियन की कंट्री है, अब यहाँ पे ईजिली बहुत ही जल्दी क्या हो सकती थी, करेंसी कन्वर्ट कराई जा सकती थी। फॉर द एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे डॉलर चाहिए, तो मैं इजीली क्या जाके मेन एयरपोर्ट्स या फिर जहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर मैं रुपए की जगह क्या ले सकता हूँ, डॉलर ले सकता हूँ, और वो बहुत ही ईजिली ले सकता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी कंट्री की करेंसी हम इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं, वो भी किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, किसी और कंट्री में कन्वर्ट करा सकते हैं, किसी और कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अब रशिया की जो रूबल करेंसी थी, अब वो उसको हम इजीली इस टाइम पे क्या कर सकते थे, डॉलर में कन्वर्ट करा सकते थे। तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी शुरू कर दी हुई। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक्स वॉज नाउ लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट। अब क्या किया गया, जितने भी यहाँ के स्टेट थे, चाहे वो रशिया हो गया या ईस्ट यूरोप हो गया या सेंट्रल एशिया, अब इनको डायरेक्टली क्या किया गया, लिंक किया गया, डायरेक्टली जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जोड़ा गया, ना कि एक दूसरे के साथ। इन जितने भी ये कंट्रीज़ ये फ्री हुई थी, इन सभी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बजाय डायरेक्टली कहाँ से जोड़ा गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या वेस्ट के साथ लिंकअप किया गया, लिंक किया गया। तो ये सारे के सारे चेंजेस हमने देखे, वो भी किस में देखे, शॉक थेरेपी में। तो अगर आपसे कोई या फिर क्वेश्चन आस्क किया जाता है व्हाट आर द चेंजेस इन शॉक थेरेपी, या फिर शॉक थेरेपी के अंदर कौन कौन से चेंजेस थे, तो सिंपल सबसे फर्स्ट चेंज यही था कि यहाँ पे सोशलिस्ट को ख़त्म करना है, उसकी जगह कौन सी इकोनॉमी को लाना है, कैपिटलिस्ट। सेकेंड चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट ऑनरशिप, मतलब कि अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के जो मालिक होंगे वो कौन होंगे, एक इंडिविजुअल होगा या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा या कई सारे लोग होंगे।
इसके बाद अगला क्या आता है, जितने भी स्टेट के एसेट्स थे, जहाँ से स्टेट को फ़ायदा होता था, प्रॉफिट होता था, अब उस पर भी कंट्रोल किसका होगा, एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद इन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग मैंने आपको बताया, जहाँ पे एक लैंड पे कई सारे लोग मिलकर फार्मिंग कर रहे हैं और उसको देखने वाला कौन है, गवर्नमेंट देखने वाली। तो इस तरह के सिस्टम को बंद किया। अब इसी ज़मीन पे एक इंडिविजुअल फार्मिंग के सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अगला पॉइंट क्या कहता है, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न इनपुट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन्होंने इम्प्रूव की। अब अगर बात करें शॉक थेरेपी का जो चेंजेस हो रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंजन किसको माना जाता है, मेन फोकस किस में किया गया, एक तो फ्री ट्रेड में। फ्री ट्रेड मतलब कि अब जितनी भी रशिया या फिर मेन अगर हम बात करें, रशिया हो गया, ईस्ट यूरोप कंट्रीज हो गया, सेंट्रल, अब इनमें डायरेक्टली क्या किया जा सकता था, ट्रेड किया जा सकता था विदाउट एनी लिमिटेशन, और इन पर कोई टैक्सेस भी नहीं था। इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है अब बाहर की कंट्रीज आकर अब रशिया के अंदर, ईस्ट यूरोप स्टेट्स के अंदर या सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के अंदर क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को बाय कर सकती थी, कंपनी अपनी शुरू कर सकती थी या वहाँ पे पैसे को लगा सकती थी। इसके बाद डीरेगुलेशन, इन्होंने क्या किया, पुराना ओल्ड सिस्टम मानने से मना कर दिया, अब इन्होंने नए सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू किया। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि अब करेंसी को ईजिली और जल्दी हम क्या कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे या फिर अदर कंट्रीज़ की करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता था। लास्ट में क्या आता है कि जितने भी स्टेट्स थे, इन सभी स्टेट्स को डायरेक्टली लिंक किया गया, वो भी किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या वेस्ट के साथ, बजाय उनके आपस में। मतलब कि ये मतलब रशिया को ईस्ट यूरोप की कंट्रीज से जोड़ने के बजाय डायरेक्टली वेस्ट से जोड़ा गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।